सालार डिजिटल उर्दू सर्विस पर बेंगलुरु से आज तमाम का खैर मकदम है। इस हफ्ते की बड़ी खबरों में सबसे पहले कर्नाटक में हिजाब के बाद अब बाइबल को लेकर तनाज़ा शुरू हो गया है। बेंगलुरु के क्लारेंस हाई स्कूल की इंतज़ामिया ने एक हुक्मनामा जारी किया है जिसमें कहा गया है बच्चों के लिए स्कूल में बाइबल लाना लाजमी है। स्कूल के इस फैसले के खिलाफ हिंदू तंजीमों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु के क्लारेंस हाई स्कूल के इंतज़ामिया ने तलबा के वालिदैन से दरख्वास्त फार्म पर याद लिया है कि वो अपने बच्चों को बाइबल स्कूल लाने पर एतराज़ नहीं करेंगे। मिशनरी स्कूल के ख़दम ने न सिर्फ हिंदू तंजीमों को परेशान कर दिया बल्कि उन्हें उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने पर मजबूर भी कर दिया। समिति के रियासती सदर मोहन गौड़ा ने इल्ज़ाम लगाया कि स्कूल गैर ईसाई बच्चों को बाइबल पढ़ने को मजबूर कर रहा है। मोहन गौड़ा ने स्कूल की हिदायत को मुल्क के आइन के दफ़ात 25 और 30 की खिलाफ वर्जी करार दिया है। हिंदू जागृति समिति के रियासती सदर ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला देकर स्कूल के इक़दाम को गैर आइनी बताया क्योंकि तालीमी इदारे किसी तालिब इल्म पर मजहबी तालीम को थोप नहीं सकते। ईसाई स्कूल की हिदायत ऐसे वक्त सामने आई जब कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत अगले तालीमी साल से अपने स्कूलों के निसाब में भगवत गीता और महाभारत को शामिल करने की तैयारी कर रही है। गुज़िश्ता हफ्ते रियासती वज़ीर तालीम BC नागेश ने साफ साफ कहा था कि अगले तालीमी साल से स्कूली निसाब में अखलाकी तालीम को शामिल किया जा रहा है। अखलाकी तालीम में भगवत गीता, महाभारत और पंचतंत्रा की कहानियों को शामिल किया जाएगा और भगवत गीता के दिफा में कहा कि ये किताब अखलाकी अक़दार पर मबनी है, खालिस मजहबी किताब नहीं, जैसे कि कुरान मजीद और बाइबल मजहबी किताबें हैं। हिंदू जन जागृति समिति को इस बात पर तो एतराज़ नहीं है कि सरकारी स्कूलों में महाभारत और गीता पढ़ाई जाए, लेकिन उन्हें इस पर एतराज़ ज़रूर है कि कोई स्कूल अपने तलबा से बाइबल लेकर आने के लिए कहे। ये हिदायत मोहन गौड़ा की नज़र में आइन के दफ़ात 25 और 30 की खिलाफ वर्जी भी है और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस की मुखालिफत भी। सच तो यह है कि जिस तरह क्लारेंस हाई स्कूल का तलबा को बाइबल लेकर आना लाजमी करार देना आइन की खिलाफ वर्जी है, इसी तरह सरकारी स्कूलों में निसाब में भगवत गीता और महाभारत की शमूलियत का फैसला भी आइन की खिलाफ वर्जी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि कोई तालीमी इदारा किसी तालिब इल्म पर मजहबी तालीम थोप नहीं सकता। कर्नाटक के ज़िला विजयपुर तालीकोट तालुका के बंतनूर गांव में वज़ीर आला बसवराज बोम्मई पर बैल ने हमला कर दिया, ताहम वो बाल बाल बच गए। ये वाक़या किसानों की हत्या करदा बैल की पूजा के दौरान पेश आया। CM बोम्मई बैलों की पूजा कर रहे थे, इसी दौरान एक बैल ने उन पर हमला कर दिया, ताहम वहां मौजूद लोगों ने बैल को फौरन काबू कर लिया और CM को कोई चोट नहीं आई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद मुख्तलिफ किस्म के कमेंट शुरू हो गए। किसी ने कहा कि वज़ीर आला बसवराज बोम्मई से अवाम ही नहीं जानवर भी नाराज़ हैं। किसी ने कहा कि रियासत में फ़िरक़ावाराना कशीदगी की वजह से वज़ीर आला के सामने बैल अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहा है। बहरहाल CM इस वाक़े में बाल बाल बच गए। तमिलनाडु में तंजावर के पास एक मंदिर की रथ यात्रा के दौरान करंट लगने से 3 नाबालिगों समेत 11 लोगों की मौत हो गई जबकि कई दीगर झुलस गए। पुलिस इंस्पेक्टर जनरल V बालकृष्णन ने कहा कि कालीमेडू के गांव वालों के जरिए तश्कील एक शिव प्रार्थना क्लब ने 7वीं दहाई के तमिल शायर संत श्री अप्पर की याद में रथ यात्रा का इनेकाद किया। हादसा सालाना छतराई त्यौहार के दौरान हुआ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हादसे पर ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा, तमिलनाडु के तंजावर में हादसे से गहरा दुख हुआ। रथ यात्रा मंगल को नीम शब बड़ी तादाद में अकीदतमंद खींच रहे थे। इसी दौरान करीब 1:15 बजे रथ ऊपर से जा रहे 25 से 30 फीट का बिजली का सेंट्रल बल्ब हाई वोल्टेज लाइन की जद में आ गया। इससे रथ में आग लग गई और 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में झुलसे 13 दीगर लोगों को तंजावर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया जहां 4 मई की सुबह 13 साला एक नाबालिग ने दम तोड़ दिया। एक दीगर शख्स की भी हालत नाजुक है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आगरा के ताजमहल में हिंदू राष्ट्र का मुतालबा करने वाले परमहंस आचार्य को दाखिला नहीं दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें ताजमहल में एंट्री नहीं मिली क्योंकि वो भगवा कपड़े पहने हुए थे और हाथ में बरहम दंड।
इंतज़ामिया ने उनका टिकट वहीं मौजूद किसी सयाह को देकर पैसे परमहंस आचार्य को वापस लौटा दिए गए। इस वाक़े के बाद हालांकि ताजमहल इहाते में एक अजीब व गरीब सूरत हाल ज़रूर पैदा हो गई। वहाँ मौजूद पुलिस एहलकारों ने उनसे माज़रत करते हुए कहा कि वो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं और किसी संत को बेइज्जत करने का वो इरादा नहीं रखते। ताहम परमहंस आचार्य को मानने वालों की नाराज़गी से इनकार नहीं किया जा सकता। परमहंस आचार्य ने हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र करार देने का मुतालबा किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने हुकूमत को अल्टीमेटम दिया था कि हुकूमत हिंद अगर 2 अक्टूबर तक मुल्क को हिंदू राष्ट्र करार नहीं देती तो वो जल्द समाधि ले लेंगे, लेकिन उन्हें इससे कबल ही गिरफ्तार कर लिया गया था। 100 से ज़्यादा साबिक ब्यूरोक्रेट्स ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त तहरीर करके इस उम्मीद का इजहार किया है कि वो मुल्क से नफ़रत की सियासत के ख़ात्मे के लिए ज़ोर देंगे, और ख़ास उन रियासतों में जहां बीजेपी बरसरे इक़्तिदार है। हम एक ऐसे मुल्क में नफ़रत से भरी तबाही का मुशाहिदा कर रहे हैं जहां न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर अक़लियती बरादरियों के अफराद को क़ुर्बान किया जा रहा है और मुल्क के आइन को भी पामाल किया जा रहा है। साबिक सरकारी मुलाजिमीन की हैसियत से हम आम तौर पर ऐसे सख्त अल्फाज में इजहार ख्याल करना पसंद नहीं करते, लेकिन जिस तेज़ी से हमारे आबा व अजदाद की तामीर करदा आइनी इमारत को तबाह किया जा रहा है, वो हमें बोलने और हमारे गुस्से और दर्द को इजहार करने पर मजबूर करता है। आसाम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसी रियासतों में अक़लियती बरादरियों ख़ास तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत और तशद्दुद में इजाफ़ा हुआ है, और सिवाय दिल्ली के उन तमाम रियासतों में बीजेपी की हुकूमत है और दिल्ली में दिल्ली पुलिस मरकज़ी हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आपके वादे पर कामिल यकीन रखते हुए आपके ज़मीर से अपील करते हैं, क्या हुकूमत इस पर अमल करेगी? हमें उम्मीद है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस साल में आप मुतासिबाना ख्यालात से ऊपर उठकर नफ़रत की सियासत को ख़त्म करने की कॉल देंगे। उनसे जो कहने गए थे फैज़, जहाँ सदका किए अनकही रह गई वो बात सब बातों के बाद। फैज़ अहमद फैज़ की उर्दू की 2 नज़में तर्जुमा शुदा इक़्तिबासात, मज़हब, फ़िरक़ावारियत और सियासत का चैप्टर, जिसको तलबा 10 साल से ज़ायद अरसे से पढ़ रहे थे, निसाब से हटा दिया गया है। CBSE निसाब में की गई कुछ तब्दीलियाँ तनाज़ा का शिकार हो गईं। इन तब्दीलियों को मुस्लिम तबका के ख़िलाफ़ नफ़रत पर मज़कूर ठहराया जा रहा है। इन तब्दीलियों को मुस्लिम तबके के ख़िलाफ़ नफ़रत पर मरकूज़ ठहराया जा रहा है। CBSE ने 11वीं और 12वीं के तारीख़ और सियासियत के निसाब से नावाबस्ता तहरीक, सर जंग के दौर, अफ्रीकी एशियाई ख़त्तों में इस्लामी सल्तनतों का उरूज, मुग़ल दौर की इक़्तिदार की तारीख़ और सनती इनक़लाब के बाब को निसाब से हटा दिया है। इसी तरह 10वीं जमात के निसाब में फूड सिक्योरिटी और ज़राअत पर आलमगीरियत के असरात का मौजू भी हटा दिया है। जमहूरियत और तनव्वुर का मौजू अब निसाब का हिस्सा नहीं रहेगा। ओहदेदारों ने कहा कि तब्दीलियाँ निसाब की माकूलियत का हिस्सा हैं और NCERT की सिफारिशात के मुताबिक हैं। खारिज किया गया बाब अफ्रीकी एशियाई ख़त्तों में इस्लामी सल्तनतों के उरूज और मईशत और माशरे पर उसके असरात पर मबनी था। पिछले साल निसाब का हिस्सा था। इस बाब में इस्लाम के ज़ुहूर, खिलाफत के उरूज और सल्तनत की तामीर के हवाले से बात की गई थी। इसी तरह 12वीं जमात के तारीख़ के निसाब में दी मुग़ल कोड तारीख़ की तश्कील नौ के उन्वान से खारिज किए गए बाब में मुग़लों की समाजी, मजहबी और सक़ाफ़ती तारीख़ की तश्कील नौ के लिए मुग़ल दरबारों की तारीख़ का जायज़ा लिया गया था। भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल के साबिक सरबराह आकार पटेल ने इस फैसले को घटिया करार दिया। तारीख़ दां उद्वेद ने ट्वीट किया कि फैज़ ने पाकिस्तान के एक आमिर के ख़िलाफ़ जो लिखा था, भारत ने उसे 63 बरस बाद हज़फ कर दिया। मशहूर सहाफ़ी सबा नक़वी ने अपने ट्वीट में कहा कि एक वक्त था जब पाकिस्तान ने फैज़ पर पाबंदी आयद कर दी थी और वो भारत या दुनिया के किसी मुल्क में पनाह लेना चाहते थे। मैं बचपन में उनसे मिली थी, वो आज के भारत को पसंद नहीं करते। मुसन्निफ़ मन अमन सिंह चट्टा ने अपने ट्वीट में कहा कि फैज़ ने यह अशार पाकिस्तान के एक आमिर हुकूमत के ख़िलाफ़ लिखे। आज हम एक दूसरे पाकिस्तान की तरफ
बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया SIO ने भी इस सिलसिले में सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और कहा है कि मज़ामीन का इखराज एक गैर मंतकी फ़ैसला है। इसका वाहिद सबब यह है कि CBSE अब RSS के तंग मुतासिबाना और नज़रियाती एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। बच्चों की तालीम में नफ़रत और तक़सीम का जहर घोलने की कोशिश हम सब के लिए तशवीश का बाइस होना चाहिए। निसाबी किताबें और निसाब मुसलसल हुकूमत का निशाना बने हुए हैं और तालीम के जामे तस्वुर को पामाल किया जा रहा है। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भारत में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के कौमी सतह का बोर्ड है। भारत में तकरीबन 26,054 स्कूल और 28 गैर ममालिक के 240 स्कूल इस बोर्ड से मुल्हक हैं। वाज़ेह रहे कि साल 2019 में नरेंद्र मोदी हुकूमत ने भारत के शहरियत कानून CAA में तरमीम की थी और इस कानून के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज भी किया गया था। एहतजाज के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहिरीन ने फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म हम देखेंगे पढ़ रहे थे। IIT कानपुर ने तो फैज़ की नज़म पढ़ने पर पाबंदी लगा दी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू के साबिक सदर और मारूफ नक़ाद प्रोफेसर अतीकुल्लाह के मुताबिक फैज़ की नज़मों को महज सियासत की वजह से निकाला गया है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में उनका कहना था शायद इसलिए फैज़ की नज़में हटाई गई कि उन्हें पाकिस्तानी समझा गया, जबकि उन नज़मों के पीछे जो जज्बा है वो भारत के हक़ में है। दिल्ली उर्दू एकेडमी के साबिक वाइस चेयरमैन प्रोफेसर शहपर रसूल का कहना है कि फैज़ की नज़में इसलिए हटाई गई कि ये तो मुसलमान हैं, दूसरा ये कि पाकिस्तानी हैं, जबकि वो अरबाब इक़्तिदार के ख़िलाफ़ एहतजाज बुलंद करते रहे हैं। उनके बकौल फैज़ पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के शायर हैं। मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के बोर्ड ने 25 अप्रैल पीर के रोज़ एलन मस्क के टेक ओवर की पेशकश को मंजूरी दे दी और इस तरह $44 अरब में सौदे की तकमील के साथ ही ट्विटर अब एलन मस्क की कंपनी बन गई है। 2013 में ट्विटर के आगाज़ से ही एक अवामी कंपनी रही है, ताहम इस सौदे के साथ ही इसके इस दौर का इख्तिताम हो जाएगा। SpaceX और टेस्ला जैसी मारूफ कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव मस्क ने ख़रीदारी की रस्मी पेशकश से पहले इस माह के अवाइल में इस सोशल मीडिया फर्म का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया था। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने ट्विटर के साथ एक मुश्तरका बयान में कहा कि ट्विटर एक फ़ाल जमहूरियत की बुनियाद और आज़ादी इजहार है। मस्क नए फीचर के इजाफे के साथ ट्विटर को मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं। ट्विटर के मौजूदा आला अहदेदार पराग अग्रवाल ने ट्विटर पर अपनी एक पोस्ट में कहा कि ट्विटर का एक मकसद और उसकी एक अहमियत है जो पूरी दुनिया को मुतासिर करती है। अपनी टीमों पर मुझे बहुत फ़ख्र है। एलन मस्क का दावा है कि सारिफिन में एतमाद पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि ट्विटर को एक निजी कंपनी के तौर पर तब्दील किया जाए। उनकी तजवीज़ ये है कि इस मवाद पर पाबंदियों में जहां नरमी करने की ज़रूरत है, वहीं जाली और ख़ुदकार अकाउंट्स को पूरी तरह से साफ़ करना भी लाजमी है और बदतरीन नाखिदीन को भी इस प्लेटफॉर्म पर रहने दिया जाना चाहिए। हालांकि मस्क खुद नाखिदीन को ब्लॉक करने और उनकी तज़लील करने में कुछ कम नहीं है। मुत्तहिदा अरब इमारात के बैनुल-अक़वामी मरकज़ फ़ल्कियात ने पेशेनगोई की है कि उन बेशतर ममालिक में ईद उल फितर 2 मई को मनाई जाएगी, जहां 1 अप्रैल से रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हुआ था। UAE के सरकारी खबर रिसां एजेंसी वाम के मुताबिक मरकज़ के डायरेक्टर इंजीनियर मोहम्मद शौकत औदा ने वज़ाहत की कि 30 अप्रैल को शव्वाल का हिलाल देखना नामुमकिन होगा, क्योंकि चाँद सूरज से पहले ही गुरूब हो जाएगा। इसलिए 2 अप्रैल को रमज़ान मुबारक का आगाज़ करने वाले ममालिक 1 मई को इस माह मुक़द्दस का इख्तिताम करेंगे और 2 मई को उनके यहाँ ईद उल फितर मनाई जाएगी। मुत्तहिदा अरब इमारात के बैनुल-अक़वामी मरकज़ फ़ल्कियात ने पेशेनगोई की है कि वो ममालिक जहाँ 3 अप्रैल को माह सियाम का आगाज़ हुआ था, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई, भारत, अम्मान, उर्दून और मराकश वगैरह में 1 मई को शव्वाल के हिलाल वो ममालिक जहाँ 3 अप्रैल को माह सियाम का आगाज़ हुआ था, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई, भारत, अम्मान, उर्दून और मराकश वगैरह में 1 मई को शव्वाल के हिलाल की रुयत मुमकिन होगी, ताकि तयन किया जा सके कि ईद उल फितर का पहला दिन कब है। इस दिन ममालिक में 29वां रोज़ा होगा।
تاہم عہدہ نے کہا کہ 1 مئی کو آسٹریلیا اور آس پاس کے علاقوں میں نئے ہلال کی رویت بالکل بھی ممکن نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ صرف وسط اور مغربی ایشیا، یورپ کے بیشتر علاقوں اور افریقہ کے جنوب میں دوربین کے ذریعے نئے ہلال کی رویت ممکن ہوگی۔ توقع ہے کہ بھارت، بنگلہ دیش اور پاکستان 3 مئی کو عید الفطر منائیں گے۔ فرانس کے موجودہ صدر ایمینوئل میکرون نے ایک بار پھر صدارتی انتخاب جیت لیا۔ انہوں نے مرین لے پین کو شکست دی جو کہ کٹر مسلم مخالف شبیہ رکھتی ہیں۔ مرین نے اعلان کیا تھا کہ اگر وہ صدارتی انتخاب جیت گئی تو عوامی مقامات پر خواتین کے حجاب پہننے پر پابندی عائد کر دے گی۔ مسلم مخالفت میں وہ میکرون کو ٹکر دینا چاہتی تھی، لیکن میکرون نے تقریباً 59% ووٹ حاصل کر کے ایک بار پھر فرانس کا صدر بننا یقینی کر لیا۔ میکرون کی فتح کے بعد پیرس کے ایفل ٹاور کے پاس ان کے حامیوں نے جیت کا جشن منایا۔ یوں تو ماہ سیام شروع ہوتے ہی مسجد حرام اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے آنے والے مسلمانوں کی بڑی تعداد ہمہ وقت مسجد حرام میں موجود رہی ہے، مگر رمضان مبارک کی 27 شب نمازیوں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ دیکھا گیا۔ دوسری طرف صدارت عامہ برائے امور حرمین شریفین نے رمضان المبارک کی 27ویں رات کو نمازیوں کے استقبال کے لیے غیر معمولی انتظامات کیے تھے۔ اس موقع پر مسجد کو ہر طرح کے وبائی جراثیم سے پاک کرنے کے لیے فول پروف اقدامات کیے گئے تھے۔ بزرگ اور معذوری سے دوچار زائرین کو الیکٹرک اور دستی وہیل چیئر فراہم کی گئی تھی۔ مزید خبروں کے لیے سالار پڑھیں، سالار دیکھیں، سالار سنیں اور سالار سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے کی بڑی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان اشرف اللہ محمدی کو اجازت دیں۔